हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करने वाले हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 है। इस वीडियो में मुगल काल का प्रथम शासक बाबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में आएंगे, उन सभी का डिस्कस इस वीडियो में किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फरगना में। फरगना वर्तमान समय में अफगानिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा एक तुर्क वंशज था। नेक्स्ट, बाबर की माता का नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतलुग निगार खानम। दोस्तों, कुतलुग निगार खानम एक मंगोल वंश से संबंधित थी, यानी कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा जो तुर्क वंशज था और उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम जो मंगोल वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट, बाबर की 3 पत्नियां थी, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। यानी कि गुलरुस, माहम और दिलबर तीनों बाबर की पत्नियां थी, जबकि गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। नेक्स्ट, किसने जब 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर। नेक्स्ट, बाबर ने 1507 ईस्वी में पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, काबुल में। नेक्स्ट, बाबर ने किस विजय के उपरांत पातशाह की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, काबुल की विजय के बाद। यानी कि बाबर ने काबुल का विजय 1507 ईस्वी में किया था, जिसमें उन्होंने पातशाह की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट, पातशाहनामा का लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल हामिद लाहौरी। नेक्स्ट, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहरुख के नाम से। यानी कि बाबर ने काबुल का विजय 1507 ईस्वी में किया था, जिसमें उन्होंने पातशाह की उपाधि धारण किया था और साथ ही साथ वहाँ एक सिक्का भी चलाया था जिसका नाम था शाहरुख सिक्का। नेक्स्ट, बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहाँ चलाए थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कंधार में। नेक्स्ट, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब के भेड़ा और बाजौर नामक स्थान पर प्रवेश किया था। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह सूरी। यानी कि राणा सांगा, आलम खां और दौलत खां लोधी तीनों ही बाबर को निमंत्रण भेजा था ताकि आप यहाँ आकर यहाँ पर आक्रमण करें, जिससे यहाँ के केंद्र की सत्ता कमज़ोर हो जाए और हम अपनी वहाँ पर शासन करना शुरू कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ दौलत खां लोधी एक पंजाब का गवर्नर था और आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था और राणा सांगा एक राजपूत शासक था। नेक्स्ट, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1526 ईस्वी में। लेकिन अगर वहाँ ऑप्शन में 1526 ना दिया हो तो ज़रूर वहाँ पर 1519 ईस्वी में दिया होगा। यानी कि बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण
1519 ईस्वी में किया था, लेकिन वह पंजाब के भेड़ा और बजौर नामक स्थान तक ही आ सका और उसके बाद वो लौट गया। नेक्स्ट, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। नेक्स्ट, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने रिक्त स्थान नाम रखा था, यानी कि वह कौन सा मुगल शासक था जो अपने पद धारण करने के बाद उन्होंने जहीरुद्दीन मोहम्मद अपना नाम रखा था? तो इसका सही ऑप्शन होगा बाबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो इसका सही ऑप्शन होगा पानीपत की प्रथम लड़ाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? अभी मैं आपको पीछे बताया था, इब्राहिम लोदी ने बाबर से युद्ध किया था, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार गया और अंत में ये मारा गया। नेक्स्ट, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और लोदी साम्राज्य, यानी कि बाबर और लोदी साम्राज्य के इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा गया। और यह युद्ध 1526 ईस्वी में पानीपत में हुआ था, इसीलिए इसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है। और ये पहली बार पानीपत में हुआ था, इसीलिए इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। उसी तरह से पानीपत का दूसरे युद्ध भी 1556 ईस्वी में हुआ, उसे द्वितीय युद्ध कहा जाता है। पानीपत एक हरियाणा में एक जगह है, उसी को पानीपत कहा जाता है। और उसी तरह से 1761 ईस्वी में भी पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, क्योंकि पानीपत में तीसरी बार एक भयंकर युद्ध हुआ। ऐसे पानीपत में तो बहुत सारा युद्ध हुआ, लेकिन जो मुख्य युद्ध है 3 ही है। नेक्स्ट, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध में, यानी कि 1526 ईस्वी में। अगर बात करें कि तुगलमा नीति का प्रयोग बाबर कहाँ से सीखा, तो तुगलमा नीति का प्रयोग बाबर ने एक शैबानी खां नाम का एक योद्धा से उन्होंने सीखा, क्योंकि एक शैबानी खां नामक एक व्यक्ति से इन्होंने युद्ध किया और इसी तुगलमा नीति के तहत शैबानी खां ने बाबर को पराजित कर दिया था। और उसी तरीका को अपनाकर वह भारत में आकर वही तरीका से यहाँ पर युद्ध किया और बाबर का जीत हुआ और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। नेक्स्ट, किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने। नेक्स्ट, बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपचियों का नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्तफ़ा एवं उस्ताद अली कुली, जो काफ़ी प्रशिक्षित तोपचियाँ था। ये बाबर का काफ़ी करीबी व्यक्ति था। नेक्स्ट, मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, घाघरा का युद्ध में। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, यहाँ पर 1529 होगा, यानी कि घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था और इसी में जल एवं थल दोनों जगह पर लड़ा गया था। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राणा सांगा। ये वही राणा सांगा है जो बाबर को निमंत्रण भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए। एक राणा सांगा था और दूसरा आलम खां,
जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, और दूसरा दौलत खां जो पंजाब का गवर्नर था। तीनों मिलकर इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आक्रोशित किया और बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को युद्ध स्थल में ही मार दिया। उसके बाद फिर भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, खानवा का युद्ध में। दोस्तों, ऐसे खानवा का युद्ध बाबर नहीं जीत पाता, लेकिन बाबर ने अपने सैनिकों को धर्म युद्ध का नारा दिया यानी कि जिहाद का नारा दिया कि अपने धर्म को बचाओ। ऐसे अभी भी वर्तमान समय में देख सकते हैं कि कहीं भी हिंदू मुस्लिम, अधिकांश ऐसे इंडिया में देखा जाता है तो हिंदू मुस्लिम ही वहाँ पर ही काफ़ी विवाद फैलता है। वो हिंदू किसी मुस्लिम को अगर कुछ गलत बोल दिया या फिर किसी मुस्लिम ने हिंदू को कुछ गलत बोल दिया तो यहाँ पर धर्म युद्ध हो जाता है। ये होना तो अभी के समय में नॉर्मल है। उसी तरह से उस समय की बात है, वहाँ पर भी धर्म युद्ध का नारा देकर बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और वो युद्ध जीत गया। नेक्स्ट, किस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, खानवा का युद्ध में। ऐसा कहा जाता है कि खानवा का युद्ध में बाबर ने राजपूतों का एक ऊंचा टीला बना दिया, उसके मूड़ी से काफ़ी ऊंचा टीला बना दिया। नेक्स्ट, 29 जनवरी 1528 ईस्वी में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर ने। नेक्स्ट, इनमें से किसने बाबर को 1502 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया गया था? मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाबर ने एक शैबानी खां नाम के एक व्यक्ति से पराजित हुआ था और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने तुगलमा नीति का अपनाया था और वहाँ पर उसे अपनाने के बाद 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में उस नीति को अपनाकर यहाँ जीत हासिल किया था। नेक्स्ट, मध्य एशिया के किस शासक ने बाबर के विरुद्ध उज्बेकों की युद्ध नीति यानी कि तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शैबानी खां। अब तो आप पहचान गए होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया जिसमें छोटी टुकड़ों में 50 सैनिक होते थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने। नेक्स्ट, मुगल काल की भाषा कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी। यानी कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा फारसी। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में जिलों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार। नेक्स्ट, किसने ऐसे बाग बगीचे बनाए जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने। नेक्स्ट, किस मुगल शासक की उपवनों यानी कि उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर को। बाबर को उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया। नेक्स्ट, भूमि मापने के लिए गज बाबरी नामक का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने। नेक्स्ट, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, मुवाइन। नेक्स्ट, मेहदी ख्वाजा कौन था?
तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर का भनोई। दोस्तों ऐसे बाबर तो अफगानिस्तान के फरगना का था, उसका जन्म उधर ही हुआ था, लेकिन वह भारत क्यों आया? इसका मेन वजह यही है कि इसके जितने भी परिवार के संगे संबंधित था, जब इसके पिता का मृत्यु हुआ तो इसे परेशान करने लगा। तो फिर वह उससे लड़ाई भी किया बहुत सारा, लेकिन ये अकेलापन होने की वजह से सभी लोग इसे दबा दिया और अंततः उसे वहाँ से भागने के लिए मजबूर किया और वो अपनी अस्थायी निवास के लिए अपने स्थान को खोज रहा था। उसी दौरान भारत के 3 लोग, मैंने आपको बताया था, एक राणा सांगा और दूसरा आलम खां और तीसरा दौलत खां लोधी, ये तीनों मिलकर उन्होंने बाबर को भारत में आने का एक मौका दिया और बाबर इसी चीज़ के तलाश में था और इसे मिल भी गया। उसके बाद वो भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर स्थायी रहना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और हुमायूं का बहन थी। हुमायूंनामा किसने लिखा? तो इसका सही ऑप्शन होगा गुलबदन बेगम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? तो इसका सही ऑप्शन होगा उसकी बहन गुलबदन बेगम ने। अपने हुमायूंनामा नामक पुस्तक में गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट, मुवैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में। बाबर के यानी कि मुगल का दरबारी भाषा यानी कि राजभाषा फारसी था और बाबर ने अपने आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा। लेकिन खान खाना नामक एक व्यक्ति ने, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, खान खाना नामक एक व्यक्ति ने तुजुक ए बाबरी को यानी कि तुर्की भाषा में लिखा हुआ तुजुक ए बाबरी को उन्होंने फारसी भाषा में इसे ट्रांसलेट किया था, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, बाद में उसका अनुवाद फारसी भाषा में किया। मैंने आपको भी पीछे में बताया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा अब्दुल रहीम खान खाना। इसका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। नेक्स्ट, रिसर्च ए उसज की रचना किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर। बाबर ने एक और अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था और तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद खान खाना नामक व्यक्ति ने किया था, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट, बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था, जिसमें उन्होंने भारतीय क्षेत्र बजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया। वह वर्ष था, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण 1526 ईस्वी में किया, लेकिन अगर 1526 ना दिया हो तो वहाँ 1519 ईस्वी में टिक करना है। ये जरूर होगा, 1519 जरूर होगा। और बाबर ने 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा नामक स्थान पर किया था, भेरा नामक स्थान पर किया था, इसे भी याद रखना है। इसका ऑप्शन होगा, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है दोनों 1526 और 1519, तो इसमें ऑप्शन होगा सही 1519 वाला। 1526 तभी होगा जब 1519 ना हो। नेक्स्ट, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। बाबर का मृत्यु 1530 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा, जिसे तुर्की भाषा में लिखा था, जिसे बाबरनामा कहा जाता है, और उसका फारसी अनुवाद खान खाना नामक व्यक्ति ने किया था। उस बुक में लिखा था हमारी कब्र को लाहौर में दफनाया जाए, लेकिन इसे पहले आगरा में दफनाया गया, उसके बाद उसे लाहौर में दफनाया गया। नेक्स्ट देखिए, वही क्वेश्चन आ गया है। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में इसे कहाँ दफनाया गया था? तो अभी मैंने बताया, कहाँ? लाहौर में। सही है ना? हाँ। नेक्स्ट, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, इसमें दो है, एक होगा
बाबर का एक होगा जहांगीर का। दोनों का मकबरा भारत के बाहर और दोनों का लाहौर में है। अगर बात करें कि औरंगजेब का कहाँ है, तो इसका महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िला में स्थित है, और हुमायूं का तो इसका दिल्ली में है। नेक्स्ट, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो मैंने अभी बताया कहाँ है, लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और जहांगीर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी, और जहांगीर ने अपना आत्मकथा लिखी जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, हो सकता है एक और होगा, नहीं है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इस वीडियो को देखकर कैसा फील कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।